हेलो बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारे सीडीपी के लेक्चर चल रहे हैं, तो आज का जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा कि जो शिक्षा शास्त्र है बाल विकास के लिए गवर्नमेंट ने संवैधानिक दायरे में क्या क्या काम किए हैं, या जो हमारे संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन कौन से आर्टिकल हैं, वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक, कोई केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, संवैधानिक रूप में उनके अपने अपने दायित्व होते हैं, जिससे कि जो छोटे बच्चे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन होती है, उनके लिए वो एक ऐसी एजुकेशन उपलब्ध करा पाए जिससे इस देश का राष्ट्रीय ढांचा सुधर पाए। क्योंकि जो राष्ट्रीय ढांचा है, जो नेशनल स्टार्टिंग होती है किसी भी नेशन की, वो शिक्षा पे ही निर्भर करती है। और अगर शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चलेगी तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है अस्त व्यस्त हो जाएंगी, जिससे आने वाली जनरेशन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आज जो टॉपिक है बच्चों, वो है शिक्षा तथा संविधान। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, शिक्षा व संविधान। तो इनसे बोलेंगे एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंग्लिश में बोल सकते हैं। और ये टॉपिक इंपोर्टेंट क्यों है मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि हम सीडीपी पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं। तो बाल विकास में कहीं ना कहीं जो है शिक्षा का क्षेत्र आगे आता है। तो संवैधानिक दायरे में हमारे दायित्व क्या हैं, केंद्र सरकार के क्या दायित्व हैं, राज्य सरकार के क्या दायित्व हैं, स्थानीय सरकार के क्या दायित्व हैं, जो विद्यालय चला रहे हैं चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या प्राइवेट स्तर पर हो, उनकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स, उनकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये सब चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे, अधिनियम वगैरह, आर्टिकल वगैरह, जो शिक्षा के क्षेत्र से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि हमारे संविधान की मैं बात करता हूँ, तो हमारे संविधान में जो है 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान है वो स्टार्ट हुआ था, अप्लाई हुआ था। और उस समय जो इसमें भाग थे, जो पार्ट्स थे, क्योंकि जो संविधान है वो भाग में बटा हुआ है, अनुसूचियों में बटा हुआ है, और जो आर्टिकल है उनमें बटा हुआ है, या जो अनुसूचियां हैं जिन्हें शेड्यूल या स्केड्यूल बोल देते हैं, और फिर क्या आते हैं अनुच्छेद, जिन्हें क्या बोल दिया जाता है आर्टिकल। तो बच्चों जो पूरा संविधान है वो इन तीन चीजों में बटा हुआ है। तो जितने भी विषय हैं वो किसी भाग से संबंधित है, किसी स्केड्यूल या अनुसूची से संबंधित है, या फिर अनुच्छेद से संबंधित है। तो अगर मैं बात करता हूं कि जो भाग हैं, जो पार्ट हैं, वो कितने हैं और कैसे हैं, तो जो भाग हैं वो है 20। जो अनुसूचियां हैं वो पहले 8 थी जब संविधान बना था, अब वर्तमान में जो है 12 हो चुकी हैं। और जो अनुच्छेद हैं वो है 395, 395 जो है अनुच्छेद है। अब ये माना जाता है कि जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 448 है या 445 है, ऐसा कहीं लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में वो 395 ही है। हो क्या रहा है कि जब भी हम कुछ नया संशोधन करते हैं या कोई आर्टिकल ऐड करते हैं, तो मान लेगा कोई आर्टिकल है आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 में कोई पार्ट जोड़ दिया जाएगा, जैसे आर्टिकल 15A, आर्टिकल 15B, इस तरह से उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन जो कुल आर्टिकल हैं वो 395 थे और 395 ही हैं। लेकिन अगर मान लिया आप किसी बुक में पढ़ रहे हैं कि वर्तमान में जो है आर्टिकल 444 है या 448 है, तो वो टोटल काउंटिंग करके बताया जा रहा है। ठीक, तो इस तरह से जो हमारा संविधान है वो भाग 20 है, अनुसूचियां जो है 8 और 12 हैं। पहले जब संविधान बना था तब 8 थी और अब कितनी है 12, और जो आर्टिकल है वो है 395। तो इनमें से हमें अब वो आर्टिकल देखने हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं।
तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले जो आर्टिकल आएगा बच्चों वो है 15 अनुच्छेद 15। ये काफी इंपोर्टेंट है। ये आता तो जो पार्ट है जीएस में पार्ट आता है, लेकिन क्योंकि हम सीडीपी पढ़ा रहे हैं या सीडीपी पढ़ रहे हैं तो इनमें से जो चीजें शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं वो भी एग्जाम में आती हैं सीडीपी सब्जेक्ट में, तो उन्हीं का हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद 15 जो है हमारे संविधान का आर्टिकल जो 15 है वो ही कहता है कि किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। दैट मीन्स उसका धर्म कोई भी हो, उसकी जाति कोई भी हो, उसका लिंग कुछ भी हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, कैसा भी जेंडर हो, और या उसका जन्म भारत के किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, तो उसमें कोई भी भेदभाव, कोई भी पार्शलिटी नहीं की जाएगी। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 15 में। तो थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 15 में। तो ऐसे इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड बर्थ प्लेस। ऐसा हम इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो बच्चों जो आर्टिकल 15 है ये क्या कहता है आपके सामने आ गया है। जो जो आर्टिकल बताए जा रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है सीडीपी के हिसाब से, इनका आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16। इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि सार्वजनिक नौकरियों के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए, कि जितने भी अवसर हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो सभी लोगों को, सभी नागरिकों को समान रूप से मिलेंगे। तो वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें बताया गया है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और वहां क्या बताया गया है कि अवसर की समानता होगी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो सार्वजनिक नौकरियों में अवसर की समानता होगी। यह है आर्टिकल 16 में। तो इन्हें से बोल सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब्स, ऐसे लिख दिया गया है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक, तो ये बताता है हमें आर्टिकल 16। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों जो इंपोर्टेंट है वो है आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ऐसे लिखा हुआ है। इस इंग्लिश से बोल सकते हैं एंड ऑफ अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता मतलब होता है कि जाति के आधार पर भेदभाव करना। जैसे पहले हमारा थोड़ा सा ये था कि जो
निम्न जाति के लोग हैं उनके साथ बैठना नहीं है, उनके साथ अलग से बर्ताव करना है, जैसे कि चाहे वो मानवी ना हो, तो उस टर्म को अस्पृश्यता बोला जाता है, अनटचेबिलिटी बोला जाता है। तो आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, जाति के आधार पर इस तरह की विचारधारा नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 आर्टिकल है जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बच्चों अनुच्छेद 28, आर्टिकल 28, क्योंकि आर्टिकल हमें वही लेने हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं या शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अनुच्छेद 28, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में, ऊपर लिख लेते हैं, राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो शैक्षिक संस्थान राज्य द्वारा पोषित है उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन यदि प्राइवेट शिक्षा संस्थान को राज्य सरकार द्वारा अनुमति मिली है, तब धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, शिक्षा दी जा सकती है, परंतु धार्मिक क्रिया में या धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा, किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। तो थोड़ा सा काफी बड़ा है, बड़ा तो और भी है, थोड़ी सी काम की बात ही लिखी है जो जरूरी है या होनी चाहिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों से देखते हैं एक बार। अनुच्छेद 28 ये कहता है, आर्टिकल 28 ये कहता है कि अगर मान लिया कोई शैक्षिक संस्थान राज्य द्वारा पूर्ण पोषित है, ठीक, राज्य द्वारा जो है पूरी तरह से अप्लाई किया हुआ उसे, तब उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नो रिलीजियस एजुकेशन वुड बी प्रोवाइडेड। साथ साथ में इंग्लिश बोल रहा हूँ क्योंकि लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यदि कोई प्राइवेट शिक्षा संस्थान है जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमति मिली हुई है, अनुमति कह सकते हैं या मान्यता बोल सकते हैं, ऐसा कोई प्राइवेट शैक्षिक संस्थान जिसे राज्य सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन मिली हुई है, वो एप्लीकेबल है, तब वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, तब वहाँ रिलीजियस एजुकेशन में बी प्रोवाइडेड। लेकिन शर्त यह है ऑन द कंडीशन कि
किसी व्यक्ति को धार्मिक क्रिया में या धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए कोई भी विवश नहीं किया जाएगा, है ना। नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू टेक पार्ट इन एनी काइंड ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी। किसी भी धार्मिक क्रिया में भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह है बच्चों अनुच्छेद 28। तो ये भी कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षा संस्थान शब्द आया है इसमें। उसके बाद है अनुच्छेद 29 है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 29 देखते हैं, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29। ये जो अनुच्छेद 29 है इसके दो पार्ट हैं, एक को तो कहते हैं आर्टिकल 29(1) और एक को कहते हैं आर्टिकल 29(2). तो आर्टिकल 29(1) की बात कर लेते हैं पहले। इसमें कहा गया है कि जो भी भारत का नागरिक है उसे ये अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति को बनाए रखे, अपनी भाषा को बचाए रखे और अपनी लिपि को बचाए रखे, उसे ये अधिकार होगा। तो ये लिखा हुआ है प्रत्येक भारत के नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बचा के रख सकता है, प्रिजर्व रख सकता है, बचा के रख सकता है। ये कहा गया है आर्टिकल 29(1) में कहा गया है कि कोई भी भारत का नागरिक है उसे अधिकार है कि वो जो अपनी भाषा है, लिपि है या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, उस पर कोई खतरा नहीं होगा, वो उसकी संवर्धन कर सकता है, उसे आगे बढ़ा सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, बचा के रख सकता है या बनाए रख सकता है, जो भी आपको उपयुक्त लगे बनाए रख सकता है। तो अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ इसे, ये कह रहे हैं एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट हैव अ राइट दैट ही मे प्रिजर्व हिज ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ठीक, तो उसे प्रचार प्रसार कर सकता है। भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज कह देते हैं। लिपि को कह सकते हैं स्क्रिप्ट कह देते हैं, और जो संस्कृति है इसे कल्चर कह देते हैं। तो यह बच्चों आर्टिकल 29 का फर्स्ट। उसके बाद है आर्टिकल 29(2). मैंने अभी कहा था कि ये दो पार्ट में डिवाइड है। इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को भाषा, लिपि के आधार पर किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। ये इसमें कहा गया है कि कोई भी भारत का जो नागरिक है, लिख देते हैं, किसी भी भारत के नागरिक को धर्म, जाति या भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। रोका नहीं जा सकता है, ये इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 29(2) में। तो इसमें क्या कहा गया बच्चों, एक बार इंग्लिश में बता देता हूं कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कांट बी स्टॉप टू एंटर, टू टेक एडमिशन
इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज, ये इसमें कहा गया है। तो ये कुछ आर्टिकल है, और भी आने हैं, तो एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है, शिक्षा तथा संविधान। एक बार इसे आप देख लीजिए, फिर एक बार इसे रिवाइज करवा के आपको फिर मैं आगे बात पढ़ाता हूँ। जो और भी इम्पोर्टेंट है इसमें वो सारे ही करने हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक बार इसे मेमोराइज कर लो फटाफट। देख लिया होगा आपने। चलिए एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो मैंने कहा बच्चों कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, शिक्षा का संविधान है, एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा संविधान लागू हुआ था, अप्लाइड हुआ था, तो वो डेट थी 26 जनवरी 1950। इसलिए हर साल भारत में जो 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और हमारे संविधान में, या जो हमारा संविधान है वो भाग, अनुसूची और अनुच्छेद में बटा हुआ है। तो जो भाग हैं, इसके जो पार्ट हैं वो कितने हैं, 20 हैं। जो अनुसूचियां हैं जिन्हें शेड्यूल बोल देते हैं, जो संविधान बना था तब ये 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12। 4 अनुसूचियां जो है बाद में ऐड की गई थी। जो आर्टिकल है वो कितने हैं, 395। ये मैं पहले कह चुका हूँ कि बहुत सी किताबों में लिखा होता है कि जो आर्टिकल है वो 444 है या 448 है, तो वास्तव में वो आर्टिकल 395 ही है। उनके जो अंदर के एलिमेंट होते हैं, जैसे आर्टिकल 21A जैसे भी लिखा था हमने, 29 का 1 और 29 का 2, तो आर्टिकल तो एक ही रहा, तो 1 2 3 इस तरह से करके ऐड हो रहे हैं। तो जब हमने टोटल को काउंट कर लेते हैं तब उनकी संख्या 444 हो जाती है, लेकिन वास्तव में जो टोटल अनुच्छेद है वो 395 ही है। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 15 पढ़ा। तो आर्टिकल 15 में क्या रखा है कि धर्म, जाति या लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड बर्थ प्लेस। तो ये यहाँ क्यों बताया गया है, क्योंकि आगे शिक्षा की बात चलेगी, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा शिक्षा के क्षेत्र में। किसी को भी उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर रोका नहीं जा सकता। उसके बाद है आर्टिकल 16, जो सार्वजनिक नौकरियां हैं उनमें अवसर की समानता होगी। प्रत्येक भारतीय नारी को हर तरह से जो अवसर उपलब्ध होंगे उन्हें सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, उनकी उपलब्धता निश्चित कराई जाएगी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स। उसके बाद है आर्टिकल 17, इसे बोला गया है अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। और अस्पृश्यता क्या है वो मैंने आपको समझाया कि जाति के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब हीन भावना से देखता है तो उसे क्या कहते हैं, अस्पृश्यता कहते हैं। तो संवैधानिक दायरे में ऐसी मनोदशा को साफ तौर पर मना किया गया है। उसके बाद आया है बच्चों अनुच्छेद 28 में, यहाँ कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन यदि प्राइवेट शिक्षा संस्थान को राज्य सरकार द्वारा मान्यता मिली हुई है तब धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, परंतु धार्मिक क्रिया में या धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को विवश या बाध्य किया नहीं जा सकता, ये कहा गया है। तो ये मैं समझा दिया है मैंने, फिर भी एक बार फिर सुन लीजिए कि कोई भी पर्सन है, उसमें जब वो किसी स्कूल में जाएगा, किसी विद्यालय में जाएगा कोई बच्चा, तो वहां पे उसे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नो रिलीजियस एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू हिम और हर। लेकिन अगर वो स्कूल प्राइवेट है और राज्य सरकार द्वारा उसे मान्यता मिली हुई है तो साथ साथ में लिखा हुआ है कि धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
और भी बहुत सारे क्लोज हैं, वो मैं थोड़ा छोड़ दिए हैं क्योंकि जो मेन बात है वही सही है बस। लेकिन शर्त यह है कि उसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी विद्यार्थी को किसी भी धार्मिक क्रिया में भाग लेने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ठीक। उसके बाद है अनुच्छेद 29 का 1। प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रख सकता है, अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी कल्चर को आगे बढ़ा सकता है, उसे प्रिजर्व करके रख सकता है। उसके बाद है 29 का 2। किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी शिक्षण संस्थान में इसलिए नहीं रोका जा सकता कि वो विशेष धर्म का है, विशेष जाति का है, या उसकी कोई जो भाषा है कोई विशेष है। तो यहाँ पे ये भी साफ तौर पे मना किया गया है, ऐसा नहीं कह सकता। तो मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, और उसके बाद मैंने पढ़ा दिया है आपको, रिवाइज भी करवा दिया है एक बार। उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। आर्टिकल जो हो चुके हैं हमारे 29 तक हो चुके हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जीएस में भी आ जाते हैं। जीएस में तो आते ही हैं, जीएस तो मेन है ही, लेकिन स्टडी में भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे कर चलते हैं। तो जो बच्चों हमारे आर्टिकल हो गए थे कहाँ तक हो गए थे? 29 तक हो गए थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है जो शिक्षा के क्षेत्र में है, एजुकेशन सेक्टर में, वो है आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट ये मतलब 29 से आगे आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30। ये क्या कहता है? इसमें क्या रखा है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं या व्यक्ति हैं या भारतीय नागरिक हैं, उन्हें यह अधिकार है कि वे अपनी इच्छा से किसी भी शिक्षा संस्थान को की स्थापना कर सकते हैं और उसे पोषित कर सकते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हें अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान की स्थापना का अधिकार है और उनके प्रशासन का भी अधिकार है। तो ये लिख लेते हैं पहले। लिख इसलिए रहा हूं ताकि लिखने से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जो अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिक हैं, भारतीय नागरिकों को यह अधिकार है कि ये लोग अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं तथा उनका प्रशासन कर सकते हैं। तो बच्चों ये आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है। अब इसी बात समझ लीजिए। जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है, अल्पसंख्यक वर्ग, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है माइनॉरिटी। थोड़ा सा लिख देता हूं। उसके बाद जो रुचि है इसे कह सकते हैं इंटरेस्ट, और प्रशासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या कहा गया है इस आर्टिकल में? इस आर्टिकल में कहा गया है
कि जो भारत में माइनॉरिटी रह रही है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रह रहे हैं, तो उनके पास ये अधिकार है, दीज काइंड ऑफ पर्सन्स हैव अ राइट, कि वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, डेट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, वे अपने हिसाब से शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। दे कैन स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड मैनेज देयर एडमिनिस्ट्रेशन, और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है बच्चों आर्टिकल 30 में। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है जो शिक्षा से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45। उसे देखते हैं, ये आपकी अभी याद हो जाएंगे सब, इसे मैं लिख के दिखा रहा हूं, दो बार समझा रहा हूं, सब चीज अभी हो जाएगी आपकी। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि जो एससी हैं या जो एसटी हैं या जो अन्य निम्न वर्ग हैं भारत में, एससी आप सब समझते हैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, तो इनके जो नागरिक हैं, इस वर्ग के जो नागरिक हैं, इस वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें अधिकार है कि अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी विल के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार वे शैक्षिक कार्यों में भाग ले सकते हैं, तथा राज्य सरकार का ये दायित्व है कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्रदान करे तथा उन्हें शोषण से बचाए। शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें उन्नति प्रदान करे तथा शोषण से उनकी रक्षा करे। तो एससी एसटी के लिए या अन्य दुर्बल वर्गों के लिए ये कहा गया है कि शिक्षण में उन्नति प्रदान करें तथा शोषण से इनकी रक्षा करें। यह है आर्टिकल 45। तो दोबारा समझ लीजिए कि जो दुर्बल वर्ग हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उन लोगों के लिए कहा गया है कि एजुकेशन में जो है एलिवेशन मिलना चाहिए, उन्नति मिलनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, तथा साथ साथ में जो शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन बोल देते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ना हो इन दुर्बल वर्गों का, इससे इनकी रक्षा की जाए। तो यह है आर्टिकल 45। उसके बाद कुछ आर्टिकल छोड़ते हुए, क्योंकि हमें तो सिर्फ वही लेने हैं जो शिक्षा से संबंधित है बच्चों। उसके बाद है अनुच्छेद 343, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 343, 343। इसमें कहा गया है कि जो संघ की राज्य भाषा होगी, संघ की जो राज्य भाषा होगी, हिंदी होगी, तथा लिपि देवनागरी होगी, तथा लिपि देवनागरी होगी, लिपि देवनागरी होगी। तो ये कहा गया है संघ, संघ का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो पूरे देश की जो वर्किंग लैंग्वेज है, जो राजभाषा है, एक तरह से ऑथोराइज लैंग्वेज है, वो क्या होगी, हिंदी होगी। और हिंदी को जिस स्टाइल में लिखा जाएगा, जिस स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, वो क्या होगी, देवनागरी होगी। तो बच्चों ये कहा गया है आर्टिकल 343 में, 343 में, जो काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, वो है अनुच्छेद 350। बीच बीच में छोड़ने पड़ रहे हैं कुछ आर्टिकल, अनुच्छेद 350। इसमें कहा गया है कि अगर मान लिया शिकायत पत्र लिखना हो, मतलब कोई वर्ग जो है संतुष्ट नहीं है या कोई नागरिक जो है संतुष्ट नहीं है और वो एक तरह से शिकायत पत्र लिखना चाहता है जो अथॉरिटी है उसे, तो ये कहा गया है कि भारतीय संविधान में जितने भी भाषाओं को मान्यता दी गई है
उनमें से किसी भी एक भाषा का प्रयोग करके वो अपनी शिकायत पत्र को लिख सकता है। तो क्या कहा गया है, शिकायत पत्र लिखने के लिए संविधान के अनुसार मान्यता वाली भाषाओं में से किसी एक भाषा का प्रयोग कर सकता है, किसी एक भाषा का प्रयोग कर सकता है। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिकल होते हैं बच्चों जिसमें कई पार्ट होते हैं, जैसे 29 का 1 आया था, 29 का 2 आया था, तो बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। बाकी मैं वो बातें लिख रहा हूँ जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं या जो एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछी जाएंगी। ठीक, तो आर्टिकल 350 क्या कहता है कि अगर कोई वर्ग या कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है और वो अपना एक तरह से एप्लीकेशन लिखना चाहता है, कंप्लेंट करना चाहता है, शिकायत करना चाहता है अथॉरिटी को, तो संवैधानिक दायरे में जितनी भी भाषा को मान्यता दी गई है भारत में, उनमें से किसी भी एक भाषा का प्रयोग कर सकता है और अपनी कंप्लेंट को लिख सकता है। यह है आर्टिकल 350। उसके बाद इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है 350A। 350A, आर्टिकल 350A। मैं भी कह ही रहा था कि एक ही आर्टिकल में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, तो 350 में ये है, अब 350A में कुछ अलग होगा। इसमें कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो मातृभाषा में दी जाएगी। किसी भी बच्चे को जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाएगी या दी जाएगी। तो प्राथमिक शिक्षा, ये छोटा सेंटेंस है, इसे लिख देता हूं, प्राइमरी एजुकेशन will be provided in mother tongue, in mother tongue। ये है 350A में। तो ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा क्यों इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत में बहुत सारी संस्कृति हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे कि आप जानते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अलग अलग ही कल्चर है, अलग अलग ही भाषाएं हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ हिंदी है ज़्यादातर, अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो अन्य भाषाएं आ जाती हैं, जैसे केरल में है मलयालम है या तेलुगु है, तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ है, इससे बहुत सारी भाषाएं हैं। तो एक बच्चे को ये अधिकार होना चाहिए कि जब एक बच्चे का जन्म होता है और वो एक शिक्षण क्षेत्र में आता है, एक शिक्षण दायरे में आता है, तो उसे जो है एजुकेशन मिले अपनी मातृभाषा में मिले। डैट मीन्स अगर वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो भाषा है तमिल है, तो तमिल में ही प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। अगर तेलुगु है तो तेलुगु में होनी चाहिए, कन्नड़ है तो कन्नड़ में होनी चाहिए, मलयालम है तो मलयालम में होनी चाहिए, हिंदी है तो हिंदी में होनी चाहिए। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, हायर एजुकेशन में आएगा, तो फिर उसकी इच्छा है कि वो एक भाषा करे, दो भाषा करे, और बहुत से स्टूडेंट जैसे आप जानते हैं कई भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जबकि हिंदी जो थी ये पूरे देश की, पूरे संघ की राजभाषा है और लिपि क्या है, देवनागरी। मतलब जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सब क्या है, उसमें जो आधिकारिक मान्यता मिली हुई है वो क्या मिली हुई है, हिंदी को आधिकारिक मान्यता मिली हुई है। तो ये कहता है आर्टिकल 350A। उसके बाद ये बस रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इस पीरियड का टाइम होने वाला है। फिर इसमें जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट पीरियड में कराऊंगा मैं आपको। आर्टिकल 30 में क्या लिखा हुआ है देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को यह अधिकार है कि ये लोग अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं तथा उनका प्रसारण कर सकते हैं।
जो माइनॉरिटी है, जो भारत में माइनॉरिटी रह रही है, उनके पास ये राइट है कि अपने इंटरेस्ट के अनुसार वे शिक्षण संस्थाएं जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं और फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 45, जो SC हैं, ST हैं, जो या अन्य निम्न वर्ग हैं, उनके लिए सरकार को ये आदेश है कि उन्हें शिक्षण में उन्नति प्रदान की जाएगी। जो एजुकेशन वाइज नॉलेज है वहाँ पर उन्हें प्रोग्रेस दी जाएगी, उन्हें सारे अवसर प्रदान किए जाएंगे, सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और साथ में देखना होगा कि किसी भी तरह से उनका शोषण ना किया जा रहा हो, नो एक्सप्लॉयटेशन एट ऑल, ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा सरकार को। उसके बाद है आर्टिकल 343, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संघ की जो राज्य भाषा होगी वो हिंदी होगी, जो सेंटर की लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, हिंदी, तथा जो स्क्रिप्ट है, लिपि, वो क्या होगी, देवनागरी। उसके बाद है बच्चों आर्टिकल 350, अगर कोई वर्ग या कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है और वो एक तरह से कंप्लेंट करना चाहता है, शिकायत पत्र लिखना चाहता है, तो उसे अधिकार होगा कि भारतीय संविधान के दायरे में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा का प्रयोग करके वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन जैसे हम 350A में आते हैं तो यहाँ कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है किसी भी बच्चे की वो उसकी मातृभाषा में ही होगी। प्राइमरी एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड इन ओनली मदर टंग। ठीक, तो बच्चों हमने इस पीरियड में कहाँ से स्टार्टिंग की थी, आर्टिकल 15 से स्टार्टिंग की थी, फिर आर्टिकल 16 था, फिर आर्टिकल 17 था, फिर आर्टिकल 28 था, फिर आर्टिकल 29 का फर्स्ट पार्ट था, आर्टिकल 29 का सेकंड पार्ट था, फिर आर्टिकल 30 था, फिर आर्टिकल 45, फिर आर्टिकल 343, उसके बाद आर्टिकल 350 और आर्टिकल 350A। तो ये में क्या है, कैसे हैं और शिक्षा के क्षेत्र से कैसे जुड़े हुए हैं, ये मैंने आपको सब समझा दिया। इस पीरियड में इतने रहने देते हैं, बाकी इसमें भी कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।